नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, बिहार में चुनाव है, इसलिए इंडिया गठबंधन और एनडीए के जो नेता हैं, इन लोगों के बीच में जुबानी जंग जो है वो तेज हो चुकी है और लगातार एक के बाद एक जो नेताओं के जुबानी तीर हैं, एक दूसरे पर साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। चाहे वो विपक्ष हो या फिर पक्ष हो, एक दूसरे के खिलाफ इस तरीके की बातों का इस्तेमाल कर रहा है, इस तरीके का लहजा का इस्तेमाल कर रहा है। शायद उसे बयां कर पाना भी अपने आप में एक अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बिहार में चुनाव है, लेकिन उत्तर प्रदेश के जो बड़े नेता हैं, चाहे वो सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव, दोनों के बयानों की चर्चा बिहार चुनाव में इस वक्त बहुत ज्यादा हो रही है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से ये दोनों नेता बिहार के चुनाव में कैंपेन कर रहे हैं और इनकी धुआंधार रैलियां है, कहीं ना कहीं जो नजारा है वो ऐसा लग रहा है कि शायद उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा हो। और यही कारण है कि बिहार विधानसभा के चुनाव में जो नजारा देखने को मिल रहा है वो अपने आप में एक बेहतरीन नजारे के तौर पर उन तमाम श्रोताओं के लिए है, उन तमाम लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि इस तरीके की बातें इस बिहार के चुनाव में सुनने को मिले। क्योंकि ऐसे जो वोटर्स होते हैं, जो लुभावने होते हैं, जो कभी किसी के लुभावने वादों पर आ जाए, किसी के जुबानी तीर पर आ जाए, इसी तरीके के तीर लगातार इस वक्त इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के नेताओं की तरफ से चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब से सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुनाव प्रचार की कमान संभाली और लगातार जो उनकी रैलियां हो रही हैं, उनके संबोधन को इतना ज्यादा वेटेज मिल रहा है, या यूं कहें कि उनके संबोधन को सुनने के लिए बिहार की जनता उत्सुक नजर आ रही है। यही हाल समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव का भी है। उनकी भी जो रैलियां वहां पर हो रही हैं, उसमें भी अच्छी खासी तादाद में भीड़ नजर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जो जुबानी जंग चल रही है बिहार में यूपी के नेताओं की, वो अपने आप में दिलचस्प और कहीं ना कहीं श्रोताओं को अपनी तरफ आकर्षित करने वाली है। आपको बता दें, बिहार के दरभंगा में कल एक रैली को संबोधित कर रहे थे सीएम योगी आदित्यनाथ और उन्होंने उस रैली में इंडिया गठबंधन पर जमकर हमला बोला और कहीं ना कहीं जो इंडिया गठबंधन के 3 नेता हैं, उन नेताओं को गांधी जी के 3 बंदर से कनेक्ट करके बताया, पप्पू, अप्पू और टप्पू। क्या कुछ कहा सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल बिहार में? और भाइयों, आपने गांधी जी के 3 बंदरों के बारे में सुना होगा। गांधी जी के 3 बंदर थे। गांधी जी ने तो उनको उपदेश दिया था, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। लेकिन आज इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। ये 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर, पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर। पप्पू सच बोल नहीं सकता, अच्छा बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता और अप्पू सच सुन नहीं सकता। इन लोगों को एनडीए सरकार के द्वारा किए गए विकास दिखाई नहीं दे रहे, उसकी खुशबू इनको सुनाई नहीं दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। ये उसके बारे में बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते और इसीलिए तो दुष्प्रचार कर रहे हैं। आपने देखा होगा कांग्रेस के नेता राहुल जी जब भी कहीं जाते, आप सुन रहे थे सीएम योगी आदित्यनाथ को। देखिए किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ जो इंडी गठबंधन के बड़े नेता हैं, उन तीनों को प्योर इशारा करते हुए कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि इंडी गठबंधन के 3 जो बड़े नेता हैं वो आ गए और 3 बंदर की तरफ से उनको उपाधि एक तरीके से दी और कहीं ना कहीं उनका नाम भी लिया है, पप्पू, अप्पू और टप्पू। लेकिन सबसे बड़ी बात है, सीएम योगी की जब जनसभा हो रही थी, संबोधित कर रहे थे और जब इन्होंने इस तरीके की बात की तो आप खुद सुन सकते हैं कि किस तरीके के वहां पर शूटिंग होती हुई नजर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, ये तो सीएम योगी का पलटवार, सीएम योगी का वार था और इस पर पलटवार किया है समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया और उन्होंने एक्स पर लिख करके बताने का प्रयास किया कि जब आईना देख करके आते हैं तो उनको हर तरफ बंदर ही नजर आते हैं। ऐसी बातें उन्होंने कमेंट की हैं। तो कहीं ना कहीं उनका जो ये पलटवार है वो सीएम योगी को लेकर के ही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लगातार सीएम योगी की डिमांड
बिहार चुनाव में हो रही है। और सबसे बड़ी बात है, ऐसा लग नहीं रहा कि बिहार का चुनाव है, क्योंकि बिहार में जिस तरीके से जो दो लोग हैं, चाहे वो बीजेपी के बड़े नेता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या फिर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव, दोनों की भारी डिमांड है। और यही कारण है कि लगातार दोनों नेताओं की बड़ी से बड़ी रैलियां वहां पर लगातार हो रही है। फिलहाल देखने वाली बात होगी, क्योंकि 6 तारीख को पहले फेज की जो वोटिंग है वो होगी और आज चुनाव प्रचार अभियान थम जाएगा पहले फेज के लिए और 121 सीटों पर पहले फेज में वोटिंग होने जा रही है। अब चलते हैं अपने सभी सहयोगियों के पास, एक एक करके हमारे साथी हमारे साथ जुड़ेंगे, जो अपनी खबरें उनके शहरों की है वो बताएंगे। सबसे पहले हमारे साथ कानपुर से अवनीश जुड़ रहे हैं। अवनीश, एक धन कुबेर मिला है कानपुर में पुलिस के भेष में, और जैसे कि जांच चल रही है, कानपुर एसआईटी ने जांच की है और उसमें जिस तरीके की चीजें निकल करके सामने आ रही है, 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति मिलना अपने आप एक बड़ी बात है। क्योंकि कानपुर में अगर एक पुलिस वाला जो कि डिप्टी एसपी रैंक का अधिकारी है, जो इस वक्त शायद मैनपुरी में तैनात है, और अखिलेश दुबे गैंग की मदद और उनको फंसाने जैसे तमाम ऐसे आरोप लग रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मिली भगत के उनकी अखिलेश दुबे के साथ मिली भगत से करीब 100 करोड़ रुपए का साम्राज्य स्थापित कर लिया गया, खड़ा कर लिया गया। और सबसे बड़ी बात है कि अब उनको निलंबित कर दिया गया है। पूरा मामला क्या है, हमारे दर्शकों को जरा बताइए अवनीश। देखिए, इस समय अखिलेश दुबे क्योंकि एक चर्चित नाम है और लगातार जो है कानपुर में उनके खिलाफ में जो है अखिल कुमार जो यहाँ पर जो कमिश्नर थे, उन्होंने जो है कार्रवाइयाँ की। कार्रवाई करने के बाद में फिलहाल वो अभी मौके पर जो है अगर देखा जाए तो जेल में। इसके बाद कई जो उनके साथ में सहयोगी रहे हैं, उनके खिलाफ में भी जो है कहीं न कहीं पुलिस लगातार जाँच कर रही है और जो बीते कई वर्षों से जो उनके साथ उनका देते चले आए हैं, उनके खिलाफ में भी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और जो विजिलेंस है वो लगातार जो है उनके जो है जो संपत्ति है उसकी जाँच करती साफ तौर पर दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि जिस तरीके से ऋषिकांत जो है शुक्ला हैं, जो यहाँ पर एक अगर कहा जाए तो शुरुआत जो है कहीं न कहीं सिपाही से उनकी हुई थी और उसके बाद में आज वो सीओ के पद पर तैनात है मैनपुरी में इस समय। और कानपुर नगर में लगभग 11 साल यहाँ पर वो रहे हैं, लगभग 1998 से लेकर और 2009 तक यहाँ पर वो रहे हैं। तो उस वक़्त जो है ऋषिकांत शुक्ला का और अखिलेश दुबे का लगातार जो है कहीं न कहीं मिलाप था और उनके द्वारा जो है कई सारी जो बातें जो सामने निकल के आ रही हैं कि कई सारे जो कार्य ऐसे हैं जो किए गए जिनसे लोगों को ठगने का काम किया गया। आपको बता दें कि लगभग 12 संपत्तियाँ ऐसी हैं जो ऋषिकांत शुक्ला की जो लगभग 92 करोड़ की पाई गई हैं। फिलहाल और भी जो है कुछ संपत्तियाँ भी मिली हैं, जिनमें से जो अगर कहा जाए पैन कार्ड जो है उनका ऋषिकांत शुक्ला का उसमें मर्ज है, तो इससे उम्मीद लगाई जा रही है कि वो भी कहीं न कहीं संपत्तियाँ ऋषिकांत शुक्ला की हैं। फिलहाल ये चीज़ें इनके साथ की हैं और इसके साथ-साथ आपको बता दें कि लगातार जो इनके ऋषिकांत शुक्ला के जो रिश्तेदार हैं, उनके खिलाफ में भी जो है विजिलेंस जाँच कर रही है कहीं न कहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि जो सरकारी विभाग में व्यक्ति होता है, वो अपने रिश्तेदारों पे और आस-पास जो है लोगों को उनके लिए जो है कहीं न कहीं संपत्ति इकट्ठा करता है और बाद में जो है उनसे किसी न किसी माध्यम से रिटायर होने के बाद या किसी न किसी माध्यम से ले लेता है। तो इस तरीके की भी संपत्ति की जाँच की जा रही है और साफ तौर पर ये भी देखा जा रहा है कि क्या ऋषिकांत शुक्ला के साथ-साथ और भी कुछ ऐसे पुलिसकर्मी हैं जिन्होंने इस तरीके का धन कुबेर जो है व्यवस्था जो बना रखी, क्योंकि 100 करोड़ कीमत की जो संपत्तियाँ हैं, बहुत बड़ी संपत्ति मानी जाएगी। आपको बता दें कि एक सिपाही से बनकर के और जो आज सीओ के पद पर तैनात हुए हैं, कितना भी अच्छा अगर सैलरी स्केल देखा जाए या छोटी-मोटी जो अगर आपको देखा जाए कि अगर जिस तरीके से पुलिस के ऊपर एलिगेशन लगते हैं, अगर छोटा-मोटा अगर धन लेने का भी अगर आरोप लगा जाए, तो एक इतना बड़ा साम्राज्य तैयार करना बहुत बड़ी बात है। तो इसके तह तक जो है कहीं न कहीं पुलिस जाएगी और देखेगी कि क्या और ऐसी संपत्तियाँ हैं जिन पर अभी विजिलेंस नहीं पहुँच पाई है, उनको भी अगर जोड़ करके देखा जाएगा तो क्या है 100 करोड़ से भी ऊपर का जो है कहीं न कहीं वो जो खाका है वो निकल के सामने आता है। अखंड। सबसे बड़ी बात है अवनीश की, देखिए पहले विकास दुबे के ऊपर पुलिस के सहयोग मिली भगत का आरोप लगता रहा और किस तरीके से देखा गया, और अब अखिलेश दुबे के ऊपर इस तरीके का आरोप लग रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि पुलिस के सहयोग से या फिर अखिलेश दुबे के सहयोग से किसका भला हुआ, ये देखने वाली बात है। दिलचस्प बात है, क्योंकि जिस तरीके की बातें निकल करके सामने आ रही है, ऋषिकांत शुक्ला जो कि डिप्टी एसपी है, उनकी पत्नी का नाम है कि शायद कंस्ट्रक्शन कंपनी के जरिए इस तरीके की बड़ी रकम को इकट्ठा किया गया। और सबसे बड़ी बात है कि अखिलेश दुबे के बेटे और उसके भतीजे मिले हुए थे। एक बड़े माफिया जिसके ऊपर समाजवादी पार्टी के प्रमुख भी आरोप लगाते आए हैं, और इस तरीके से पुलिस की मिली भगत होना, जो बड़े अधिकारी हैं, भले उनका सफर सिपाही से शुरू हुआ हो, लेकिन आज एक बड़े पद पर हैं और अपनी छोटी सी नौकरी में सिपाही के बाद शायद एएसआई बने थे, एएसआई के बाद इंस्पेक्टर बने थे, फिर सीओ बने थे और अब डिप्टी एसपी हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की उनके ऊपर जो एलिगेशन लगी है, कानपुर एसआईटी की जांच में चीजें निकल करके सामने और अब विजिलेंस का वो सामना कर रहे हैं। फिलहाल 2 और लोगों का भी नाम इसमें शामिल बताया जा रहा है, जो शायद पुलिस विभाग के ही है कर्मचारी,
लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एक पुलिस अधिकारी एक माफिया के साथ मिलकर के जैसी बातें निकल करके सामने आ रही हैं, इस तरीके का साम्राज्य खड़ा कर लेता है और पूरे विभाग को पता नहीं चलता, तो क्या माना जाए कि क्या पुलिस का जो मिली भगत होती है ऐसे अपराधियों के साथ होती है और शायद यही कारण है कि इतनी बड़े साम्राज्य को इस तरीके से वो लोग खड़ा कर लेते हैं। देखिए अखंड ये जो चीज़ें निकल के आ रही हैं फिलहाल मौजूदा स्थिति में मौजूदा जो सरकार है उसके कार्यकाल में निकल के आ रही हैं और ये काम जो कोई अभी ये 2 साल या 5 सालों में नहीं हुआ है, लगातार जो है अगर इसको देखा जाए लगभग 20 सालों से चल रहा है। तो पिछले जो सरकारें रही हैं, पिछले जो लोग रहे हैं, पिछले जो सत्ता में लोग रहे हैं या जो पिछले अधिकारी रहे हैं, उनके उनके ऊपर भी कहीं न कहीं जाँच का जो है वो पड़ता है कि किस तरीके से आपकी अगर व्यक्तिगत किसी पर टिप्पणी नहीं की जाएगी, लेकिन किसी की भी व्यक्तिगत अगर सरकार रहती है, उस समय पर इस तरीके का खुलासा क्यों नहीं किया गया? इस सरकार में ही लगातार क्यों इस तरीके के खुलासे हो रहे हैं जिसमें पुलिस विभाग के ऊपर भी कहीं न कहीं कड़ी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। उसी के साथ-साथ जो विभागीय जो बड़े अच्छे रैंक पर बैठे हुए अधिकारी हैं, वो आईएएस रैंक का अधिकारी हो, पीसीएस रैंक का अधिकारी हो, पीपीएस रैंक का अधिकारी हो, जो भी अधिकारी हो, उनके खिलाफ में सख्त कार्रवाई की जा रही है और वो कार्रवाइयाँ कोई मौजूदा समय के कार्य को लेकर के नहीं, वो लगातार जो कार्य करते चले आ रहे हैं, लगातार जो एक धन संचय करते चले आ रहे हैं, उसको लेकर के कार्रवाइयाँ हुई हैं। तो ये सोचनीय विषय है और इसके साथ-साथ ये भी देखना होगा कि ये शुरुआत किस जगह से हुई है और किस जगह से जो है इनको बल मिला है इस तरीके का जो है कार्य करने का, क्योंकि लगातार आप जानते हैं जब हम सत्ता की ओर जो है कहीं न कहीं जो है सत्ता के नज़दीकियों में पहुँचते जाते हैं, तो धीरे-धीरे हमारे संबंध इतने अच्छे होते जाते हैं कि सरकार कोई भी आए, लगातार जो है कहीं न कहीं हम उसमें जो है अपना एक हिस्सा बना लेते हैं और पैसे के दम पर कहीं न कहीं जो है, जो हम कार्य कर रहे होते हैं, वो उजागर नहीं होता है लगातार। लेकिन जिस तरीके से कार्य पुलिस आप देख रहे होंगे अखंड कानपुर में नहीं, लगातार उत्तर प्रदेश या देखा जाए कई जगह पर इस तरीके के मामले साफ तौर पर सामने आ रहे हैं, जहाँ पर पुलिस ज़्यादातर पुलिस के खिलाफ में मामले सामने आ रहे हैं। पुलिस को टारगेट भी किया जा रहा है। टारगेट के रूप में देखा जाए या ये देखा जाए कि कहीं न कहीं सच्चाई की जो सामने आनी चाहिए, वो साफ तौर पर सामने आ रही है। तो एक बड़ी जो है इसमें कार्रवाई भी कही जा सकती है और इस सरकार की उपलब्धि भी कही जा सकती है। हालाँकि कोई भी सरकार ये नहीं चाहती कि हमारे सरकार में जो है कार्यकाल में कोई इस तरीके की बातें सामने आए, लेकिन जिस तरीके से सामने ये चीज़ें आ रही हैं, ये भी कहीं न कहीं एक अच्छा बोलने का जो है कहीं न कहीं विषय ज़रूर सामने आता है। हाँ, बिल्कुल अवनीश, बहुत करीबियाँ होती हैं, शायद यही कारण है कि ऋषिकांत शुक्ला जी कई दिनों तक कानपुर में ही रहे और बहुत करीब 10 से 11 वर्षों तक शायद वो वहीं पर तैनात रहे हैं। तो बड़ी बात है, बिना किसी के संरक्षण के शायद एक जगह पर इतने बड़ी तैनाती शायद नहीं रहती है, लेकिन फिलहाल देखा जाता है कि इस तरीके से मिलीभगत होती है और साम्राज्य किस तरीके से स्थापित कर लिया जाता है। सिपाही से जो सफर शुरू हुआ था डिप्टी एसपी तक का, उसमें इतनी बड़ी चार चांद लगाने के लिए, क्योंकि कोई ना किसी का साथ जरूर चाहिए होता है। फिलहाल जरूरी नहीं कि अखिलेश दुबे मदद ना कर रहे हो परोक्ष या परोक्ष रूप से, उनके भी संबंध हो सकते हैं अगर ऐसी बातें निकल करके सामने आ रही। देखिए, इसकी पुख्ता जानकारी नहीं, सूत्र बता रहे हैं कि शायद मिली भगत का ही पूरा का पूरा मामला है। लेकिन सबसे बड़ी आपने बात कही है कि देखिए, इस सरकार में कम से कम खुलासे तो हो रहे हैं, पुलिस अधिकारी दोषी तो पाए जा रहे हैं, उनके खिलाफ जांच तो हो रही है, सबसे बड़ी बात है। और यही लखनऊ में ही अभी हाल फिलहाल में ही कुछ दिन पहले ही 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। और ऐसे उत्तर प्रदेश से तमाम मामले आए हैं, लेखपाल हो, तहसीलदार हो, पीसीएस अधिकारी हो, पुलिस अधिकारी हो, सिपाही हो, कोई भी हो, बड़े से बड़ा अधिकारी भी इस वक्त कहीं ना कहीं उस विजिलेंस के एसआईटी के रडार पर है, जो इस तरीके काम कर रहा है, आम जनता से धन उगाही कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, इन लोगों को किसका संरक्षण प्राप्त होता है, क्यों इनके मन में डर नहीं होता है कि इस तरीके से किसी भी चीज को, कोई नाम हटाने के लिए पैसा लेता है, कोई नाम डालने के लिए पैसा लेता है, कोई ब्लैकमेलिंग कराने के लिए पैसा लेता है। जैसे अखिलेश दुबे का भी इस पूरे मामले में प्रकरण है कि किस तरीके से नाम हटाने के लिए, किसी तरीके का रेप का मुकदमा दर्ज कराने के लिए 50 लाख की रंगदारी मांगने की बात आ रही है। तो किस तरीके से एक साम्राज्य खड़ा कर लिया जाता है, लोगों को फंसा करके, उनको परेशान करके। कुछ नामी गिरामी हस्तियां होती हैं जिनको परेशान किया जाता है कि शायद वो परेशान होकर के इनसे कुछ वसूल लिया जाएगा। एक पूरा का पूरा सिंडिकेट है, गिरोह है, और इस गिरोह से कहीं ना कहीं जो संलिप्तता होती है पुलिस की होती है, क्योंकि अगर पुलिस की मदद होती है तो शायद यही कारण है कि जो इतने बड़े अपराधी हैं वो अपने अपराध को आसानी से अंजाम दे सकते हैं। फिलहाल जांच का विषय है, इस पर कुछ भी बोलना बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन इतना जरूर है जो शुरुआती जांच में निकल करके सामने आ रहा है अवनीश, वो ये निकल करके सामने आ रहा है कि पुलिस के कंधों पर जो जिम्मेदारी होती है, उस कंधों पर जिम्मेदारी के साथ साथ बहुत बड़ी बात ये होती है कि जनता की सुरक्षा। लेकिन ना जिम्मेदारी समझ में आ रही है, ना जनता की सुरक्षा। यहाँ तो जो माफिया है, जो अपराधी हैं, वही पुलिस के साथ मिली भगत करके इस तरीके से लोगों को ब्लैकमेल करने का, ठगने का काम कर रहे हैं। लेकिन कानपुर पुलिस, एसआईटी, जो लोग भी हैं जो इस तरीके का मामले का खुलासा कर रहे हैं, वो लोग बधाई के पात्र हैं। क्योंकि कई बार अवनीश, आपने पहले ही बताया कि पुलिस
के जो अधिकारी हैं वो अपने ही लोगों के खिलाफ लगातार कार्रवाइयां करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर उनको लगता है कि ये दोषी है तो उनको कहीं ना कहीं जेल भेजने का भी काम किया जा रहा है, क्योंकि देख किस तरीके से एक एएसपी का मामला सामने आया था, वहां पर भी कार्रवाई हुई थी, लेकिन फिलहाल हाईकोर्ट से उनको जमानत मिल गई। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कानपुर पुलिस इस मामले में कहीं ना कहीं संजीदा जरूर नजर आती है, क्योंकि अपने अधिकारियों अपने कर्मचारियों पर कार्रवाई करने से पीछे बिल्कुल भी हटती हुई नजर नहीं आ रही है। लेकिन इतना अवनीश जरूर है कि लोगों के मन में डर और भय जरूर होना चाहिए, क्योंकि अगर एक अधिकारी जिसका सफर सिपाही से शुरू हुआ हो, डिप्टी एसपी तक वो पहुंचा हो और उसके पास इस तरीके की अकूत संपत्ति मिले, 92 करोड़ रुपए तो शायद उसको दिख रहे हैं, और कहीं उससे ज्यादा जहां पर उनके पैन कार्ड लिंक है, जैसा आप भी बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी बात है। ऐसे तमाम धन कुबेर हैं, पुलिस के वर्दी में है, तो कम से कम ऐसे लोगों को खोज निकालना चाहिए, क्योंकि अपराधियों को संरक्षण देने का काम करते हैं, जनता को जुल्म से बचाने का काम नहीं करते, क्योंकि यही जनता के जुल्म, ये अपराधी उन पर जुल्म ढाने का काम करते हैं, और पुलिस को उनसे बचाने का पूरा अधिकार है। लेकिन कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि पुलिस उनको ही संरक्षण देने लगती है और ऐसे अपराधियों को खुली छूट दे देती है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए अवनीश। लेकिन इतना जरूर है, जो आपने जानकारी दी है ये हमारे दर्शकों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उन तमाम पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो वे अकूत संपत्ति कमाने के चक्कर में किसी अपराधी का साथ देते हैं। क्योंकि आज तो आप पैसा कमा लोगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपके गले की फांस जरूर बन जाएगा। अगर इस मामले में भी जांच होती तो शायद ऋषिकांत शुक्ला जो डिप्टी एसपी हैं उनके खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। फिलहाल अभी उनको निलंबित कर दिया गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए अवनीश। लेकिन जिस तरीके से अवनीश ने बताया कि कानपुर के एक बड़े पुलिस अधिकारी ने, डिप्टी एसपी हैं, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से अकूत संपत्ति कमाई है, 100 करोड़ की संपत्ति, और अवनीश ने इस बात का जिक्र भी किया कि अगर उनकी टोटल इनकम जोड़ भी ली जाए, आज तक जोड़ ली जाए, तो इनकम इससे बहुत ज्यादा हुई है, कई गुना हुई है। तो शायद ये भी बच नहीं सकते कि उनको लगेगा कि नहीं, हमने ये पैसा जायज ढंग से कमाया था। देखने वाली बात होगी पुलिस जांच में क्या निकल करके सामने आता है। लेकिन इतना जरूर है कि ऐसे अधिकारी, पुलिस अधिकारी, कर्मचारी कहीं ना कहीं जो अपराधियों को संरक्षण देते हैं, लोगों पर जो जुल्म ढाते हैं उनको संरक्षण देते हैं, वो कहीं ना कहीं गलत करते हैं। ऐसी अकूत संपत्ति का कोई फायदा नहीं है। आपको बता दें, बाराबंकी में एक तेज रफ्तार कार की ट्रक से भिड़ंत हो गई। इस हादसे में फतेहपुर निवासी जो थे उनका पूरा परिवार खत्म हो गया। पहले 6 लोगों की ऑन द स्पॉट मौत हुई थी और 2 लोगों की अस्पताल में मौत हुई है। 8 लोगों की इस पूरी घटना में जो एक्सीडेंट हुआ है इसमें मौत हो गई है। एक दर्दनाक हादसा हुआ है और इस दर्दनाक हादसे ने एक पूरी जिंदगी, एक पूरे परिवार को ले लिया है। लगातार ऐसी घटनाएं आती रहती हैं, चाहे वो बस में आग लगने की बात हो या फिर अनियंत्रित ट्रक पलट जाने की बात हो। लखनऊ में भी ऐसा ही हुआ है, ट्रैक्टर ट्राली पलट जाने की वजह से 3 जो युवक थे वो गाड़ी के नीचे आ गए, उनकी मौत हो गई। तो तमाम ऐसी बातें निकल करके सामने आती है। रोड एक्सीडेंट को लेकर के तमाम अभियान चलाए जाते हैं, लोगों को जागरूक किया जाता है कि ओवर स्पीडिंग ना करें, लेकिन लोग है कि मानते नहीं, और शायद यही कारण है कि इस तरह की घटनाएं घट जाती। कई बार क्या होता है कि रोड पे ऐसे बिना जगह गाड़ी खड़ी रहती है, कोई इंडिकेटर नहीं होता, ट्रैक्टर ट्राली खड़ी होती है, दिखता नहीं है लोगों को, और उनकी गाड़ी जा करके उसमें भिड़ जाती है, जिसकी वजह से इस तरीके के दर्दनाक हादसे होते। तो कहीं ना कहीं बड़ी बातें हैं, बड़ी इस तरीके की दिक्कतें आ रही हैं। लगातार एक्सीडेंट की खबरें आती हैं और एक के बाद एक नहीं, कई ऐसी खबरें आती हैं जो लोगों को परेशान करने का काम करती है। तो फिलहाल इस तरीके की जो रोड एक्सीडेंट्स की खबर हो, वो जो लोग हैं लगातार ओवर स्पीडिंग करते चले आ रहे हैं, गलत दिशा में गाड़ी लेकर के जाते हैं, वो उनकी जान बचे ना बचे, लेकिन सामने वाले की जान जरूर चली जाती है। और इसी तरीके से आज एक परिवार कहीं ना कहीं खत्म हो गया है, और कहीं ना कहीं आज उसकी पूरी परिवार की जिंदगी एक एक्सीडेंट ने ले ली है। लगातार बिहार में चुनाव को लेकर के जो भी राजनीतिक दल है, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, लगातार एक के बाद एक वहां पर चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार वहां पर धुआंधार रैलियां कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है ऐसा है कि एक बड़ी बीजेपी को जीत दिलाने के लिए तैयारी के पूरे फॉर्म में है, क्योंकि उनके नारे अपने आप में फेमस होते हैं, चाहे वो एक हो, एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे, इसका जिक्र वो हर अपनी जनसभा में करते हुए नजर आ रहे हैं। और यही कारण है कि ना सिर्फ वो इस तरीके के नारों का इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि ये भी बताने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आरजेडी और कांग्रेस को रामद्रोही और हिंदू द्रोही का भी उन्होंने जिक्र किया है कि किस तरीके से ये लोग वहां पर हिंदू द्रोह कर रहे हैं और रामद्रोही हैं, और बीजेपी है, बीजेपी के विकास इनको दिखाई नहीं देता, और इसलिए लगातार ये लोग सवाल खड़े करते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी जनसभा को सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं, और लगातार एक के बाद एक ऐसी सभाएं वहां पर उनके द्वारा की जा रही हैं। और भारी डिमांड है सीएम योगी आदित्यनाथ की, हर प्रत्याशी जो बीजेपी का है
एनडीए का है वो चाहता है कि उनकी जनसभा हो, क्योंकि उनकी जनसभा से कहीं ना कहीं जनसभा में एक भारी जो भीड़ है वो भी देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं साफ तौर पर वो वहां पर दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी में जिस तरीके की लगातार रैलियां हो रही हैं और उसके बाद बीजेपी के जो नेता है वो वहां पर पहुंच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भारी भरकम भीड़ उन रैलियों में भी देखी जा सकती है। और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के लिए भी लगातार वहां पर रैलियां की गई हैं। जो इंडिया ब्लॉक के नेताओं के लिए वहां पर रैली कर रहे हैं, उनके भी कई सारे रैलियां लगी हुई हैं वहां पर। वो अपने पार्टी या इंडिया ब्लॉक के लिए लगातार रैलियां कर रहे हैं कि जो इंडिया ब्लॉक को वहां पर मजबूती मिले, और साफ तौर पर वो बताना भी चाह रहे हैं वहां पर पहुंच करके रैलियों में कि किस तरीके से बीजेपी ने जो काम नहीं किए हैं वो तेजस्वी प्रण जो उनका मैनिफेस्टो है, और तेजस्वी आएंगे तो करेंगे। और साफ तौर पर बीजेपी और एनडीए पर आरोप लगा रहे हैं कि तेजस्वी के फैसलों से कहीं ना कहीं बीजेपी और एनडीए डरा हुआ है। शायद यही कारण है कि लगातार इस तरीके के बयान उनकी तरफ से आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो तेजस्वी ने वहां पर नौकरियों की बात की है, महिला सम्मान की बात की है, इससे कहीं ना कहीं बीजेपी और एनडीए परेशान है। और लगातार वो यही इस बात का जिक्र अपनी हर रैलियों में कर रहे हैं और जनता से एक गुहार लगा रहे हैं कि इंडिया ब्लॉक के नेताओं को भर भर कर वोट दें, जिससे इंडिया ब्लॉक का वहां पर सीएम बने और लोगों को रोजगार के अवसर मिल सके और महिलाओं को पेंशन मिल सके। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एक बड़ा चुनाव है, बिहार का चुनाव, और ये दिशा और दशा भी तय करने वाला चुनाव है। इसमें देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से बिहार का जो रिजल्ट आता है, क्योंकि बहुत ज्यादा दिन बचे नहीं है। आज चुनाव प्रचार पहले फेज के लिए थम जाएगा, 4 तारीख हो चुकी है, 6 तारीख को पहले फेज की वोटिंग होगी। ऐसे में जो तमाम चीजें हैं, जो जगह जगह जहां पर जो ये नेता है, क्योंकि 14 तारीख को इसका रिजल्ट आ जाएगा, सबकी धड़कनें बढ़ी हुई हैं। लेकिन बड़ी बात है कि अगर एक बड़ा वहां पर रिजल्ट आता है और कई भारी फेरबदल वहां पर देखने को मिलता है, तो कहीं ना कहीं उसको यूपी से जो कि अब ज्यादा दिन का वक्त है 2017 में चुनाव होने यूपी में, बिहार का जरूर तय करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि कई ऐसी जगह है जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने रैलियां कर रहे हैं। ये देखने वाली बात होगी कि वहां पर इन रैलियों जहां पर वो रैली कर रहे हैं वहां का रिजल्ट क्या होता है। हमारे साथ एसपी सिंह सुल्तानपुर से जुड़े हुए हैं। एसपी, कौन सी बड़ी खबर है सुल्तानपुर से आज की? सुल्तानपुर में पिछले दिनों में जो चक्रवात की एक वर्षा अनिश्चित समय में हुई थी, उसमें किसानों को जो भारी नुकसान हुआ, गेहूं की फसलें नष्ट हुई, काफ़ी लोग बुआई भी सबकी गेहूं की करवा उसके मटर की, आलू की बुआई भी करवा चुके थे। लेकिन उस पर जो सरकार द्वारा एक आदेश हुआ था कि मुआवजा दिया जाएगा, उसमें किसानों का ये कहना है, अन्नदाताओं का, कि विभाग द्वारा जो है, राजस्व विभाग द्वारा बड़ा ढीला ढाला किया जा रहा है, और रकबे का सही माने में अगर जमीन उनको बताई जा रही है तो वैसे एक ग्राफ बना के वो दे दिए हैं, जिससे जो ज़्यादा खेत का नुकसान हुआ है वो रकबा कम दिखाया जा रहा है राजस्व विभाग द्वारा। अगर एक बात बताइए कि सबसे बड़ी बात है कि एक तो फसल का नुकसान हुआ है, हमारा अन्नदाता प्राकृतिक आपदा, धूप खेलता है, क्या जो फसल नुकसान हुई, लगातार सीएम योगी ने अधिकारी को निर्देशित किया कि ज्यादा करके आप जो रिपोर्ट है वो तारीख को भेजें, पर ये अधिकारी जो है क्या इनको अपने घर से पैसा देते हैं? जो की बात कर रही है सरकारी धन है, उन उनके घर में बड़ी कड़ी जिनका पैसा नुकसान हुई है, तो इन अधिकारियों को क्या दिक्कत? सबसे बड़ी बात है क्या कारण है कि जो आप बता रहे हैं कि उनको नुकसान तो कम आंक रहे हैं वो लोग? वही कल ये बात त्रिकुनिया पार्क में कई संगठन, ऐसे किसान संगठन से बात किया गया, तो उन्होंने ये कहा कि जो जमीन का रकबा दिखाया गया है वो रकबे को कम दिखा करके, और कुछ अराजक तत्व द्वारा की जमीन का कुछ अपने दुश्मनी बस की क्या बस बता देते, भैया फला आदमी की जमीन 8 बीघे है तो 60 बीघे बजा 8 बीघा लिख दे, भले उसके 10 बीघे 12 बीघे फसल नष्ट हुई हो। अधिकतर क्षेत्र में देखा गया कि काफ़ी धान जो है पलट गए हैं एकदम। काफ़ी ऐसी जगह जो आपका तराई क्षेत्र था वहाँ धान जम भी गए हैं।
ये स्थिति सुल्तानपुर जनपद में, और अमेठी जनपद का वही हाल है। अमेठी जनपद में तो स्थिति और गहरानदार खेत है, ढलान पे है काफी, और थोड़ा अमेठी और सुल्तानपुर का वो सब क्षेत्र भी काफी मात्रा में आपको देखने को मिलेगा, जिससे अगर थोड़ी भी बरसात हो जाती है तो पानी का ठहराव ज्यादा दिनों तक रहता है। ये आप तो जानिए। देखिए, अगर इस तरीके से पैदा हो और किसान है, हमारा किसान है, सरकार मुआवजे का ऐलान कर रही है, सही रिपोर्ट भेजें, उस नुकसान की रिपोर्ट भेजें और अधिक आगे की कहाँ से आ जाती है और अधिक नुकसान है, उस नुकसान की भरपाई शासन को रिपोर्ट क्यों लगा रहे हैं? अगर कहीं कोई गलत कराना चाह रहा है तो अलग विषय है। कई बार ऐसा होता है, कुछ लोग प्रभावशाली व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं, लेकिन जहां पर किसान है जो अपनी कुछ करके अपना जीविका अर्जन कर रहा है, अपना किसी तरीके से परिवार चला रहा है, और अगर इस तरीके से वहां पर उसका नुकसान हुआ है, वो छोटी सी आपदा हो, प्राकृतिक आपदा किसी वजह से हो, तो आपको उसके नुकसान की भरपाई के लिए जो रिपोर्ट लगानी उसको देने में आपको दिक्कत क्या है? क्यों कम आंक रहे हैं आप? क्या रकबा कम कर देने से उसका नुकसान आप क्या उसके परिवार पर नहीं असर बीतेगा? इतने महीने लग जाते हैं, वो उसको सजो करके रखता है, इंतजार करता है कि फसल को बोता है, उसकी सिंचाई करता है, और इतने महीने बाद जब उसका फसल काटने का समय आता है, इस तरीके की प्राकृतिक आपदा उसके ऊपर, उसके परिवार वालों पर क्या लेकर के आई होगी, किस तरीके की आफत लेकर के, इसको भी तो समझना चाहिए आपको। क्यों आप कम रिपोर्ट लगा रहे हैं उसमें, अगर ऐसी बातें हैं तो? फिलहाल देखने वाली बात यही होती है हरमन सिंह की, लगातार जब इस तरीके के मामले आते हैं, इस तरीके की प्राकृतिक आपदा आती है, उनको कहीं ना कहीं इस तरीके की प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ता है, तो बहुत दिक्कतों का सामना उन लोगों को करना पड़ता है, और यही कारण है कि इस प्राकृतिक आपदा के आगे बेबस होता है किसान। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जिन कंधों पर जिम्मेदारी है, जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि उनकी नुकसान का आकलन करके शासन को रिपोर्ट भेजें, वो अपने हिसाब से अपनी चीजें तैयार कर रहे हैं। और अगर किसी किसान का नुकसान हुआ है तो कम से कम उसका सही आकलन करके, सही रिपोर्ट तैयार करके शासन को भेजेंगे तो शायद उनको उचित मुआवजा मिल पाएगा। ये आप सभी लोगों को सोचना चाहिए कि ये हमारे अन्नदाता हैं, इनकी वजह से हम अपना भरपेट भोजन कर पाते हैं, और इन्हीं की वजह से हम लोग भूखे नहीं सोते। अगर ये भी हमारी तरह घरों में बैठ जाएंगे ना, तो एक एक दाने के लिए हम तरस जाएंगे। ये विशेष ध्यान उन तमाम अधिकारियों को रखना चाहिए, और अपने घर से पैसा नहीं देना है, सरकार का पैसा है, सरकारी खजाना है, और सरकारी खजाना इसीलिए होता है कि अगर कोई आपदा आए, कहीं कोई नुकसान हो, तो उस नुकसान की भरपाई की जा सके। तो तमाम अधिकारियों से निवेदन है कि कम से कम इसमें अपना दिल बड़ा दिखाएं, और जो सच में नुकसान हुआ है उस नुकसान की रिपोर्ट शासन को भेजे, जिससे कम से कम उचित मुआवजा इन लोगों को मिल सके। सबसे बड़ी बात, एक और मामला ऐसा सामने आया, लगातार देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अधिकारियों पर और अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए लगातार जाल बिछाए हुए हैं, और इसी कड़ी में एक ऐसा मामला सामने आया जहां पर बीएसए ने फर्नीचर सप्लाई के लिए 2.5 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी थी। जब 2.5 करोड़ रुपए पूरे नहीं मिले, करीब ऐसा बताया जा रहा है कि 30 लाख रुपए उनको मिल चुके थे किसी माध्यम से, लेकिन जब वो पूरे पैसे नहीं मिले तो उन्होंने उस फर्म को ही ब्लैकलिस्ट कर दिया। इस पूरे मामले पर अब एफआईआर दर्ज कर ली गई है, और कहीं ना कहीं जो पीड़ित है, जो फर्म का मालिक है, उसने ये एफआईआर दर्ज कराई है। और सबसे बड़ी बात बताई गई है कि 2.5 करोड़ रुपए करीब ये रिश्वत मांगी गई थी। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है, और इस पूरे मामले में जो भी दोषी होगा, अगर ऐसी बातें निकल करके सामने आएगी, तो कहीं ना कहीं उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात भी लगातार पुलिस और शासन के द्वारा की जा रही है। लेकिन एक बड़ा मामला है, क्योंकि जिस तरीके से बीएसए के ऊपर तमाम आरोप लगते आए हैं, चाहे वो स्कूल यूनिफॉर्म को खरीद को लेकर के हो, या इस तरीके से फर्नीचर पे 2.25 करोड़ रुपए घूस की बात की गई है, तो अपने आप में एक बड़ी बात है। फिलहाल देखने वाली बात होगी इस पूरे मामले पर क्या कार्रवाई होगी। आखिरी खबर आपको बता दें, ब्रिजभूषण शरण सिंह भी स्टार प्रचारक हैं और लगातार बिहार में कैंपेन कर रहे हैं। उन्होंने भी कहीं ना कहीं जोरदार हमला बोला है राहुल गांधी पर, और एक शब्द बोला है उन्होंने राहुल गांधी के लिए, जो कि इंडिया ब्लॉक के बड़े नेता हैं और कांग्रेस के बड़े नेता हैं और नेता प्रतिपक्ष भी हैं। उन्होंने बोला है कि चौराहे के रंगबाज हैं और भाजपा के स्टार प्रचारक। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके की बातें लगातार विधानसभा के चुनाव जो बिहार में चल रहे हैं वहां पर सुनने को मिल रही है, देखने को मिल रही है, अपने आप में दिलचस्प है। नेताओं के जो जुबानी तीर हैं एक दूसरे पर, अपने आप में देखे जा सकते हैं कि किस तरीके के जुबानी तीर जो नेता है एक दूसरे पर चला रहे हैं। और यही कारण है कि बड़ा ही दिलचस्प बिहार का चुनाव है। हर जगह के चुनाव अपने आप में एक अलग होता है, लेकिन बिहार का चुनाव अपने आप में एक अलग है, और वहां पर जिस तरीके का रंग देखने को मिल रहा है, जिस तरीके की जुबानी तीर चल रहे हैं, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है कि साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से वहां पर
जिस तरीके से जो राजनेता हैं एक दूसरे के ऊपर चुनावी तीर चला रहे हैं, अपने आप में एक बड़ी बात है। लेकिन रिजल्ट 14 तारीख को आएगा और उस रिजल्ट के बाद एक दो चीजें कंफर्म हो जाएंगी कि जो जिसके तीर हैं, किसके तीर निशाने पर लगे और किसकी बातों को जनता ने ज्यादा अच्छा से समझा। फिलहाल ये जुबानी तीर अभी और भी देखने को मिलेंगे जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है। ये यूं कहें कि 11 तारीख को जब वोटिंग हो जाएगी सेकंड फेज की, उसके बाद ये तीर कहीं ना कहीं जो लगातार एक दूसरे के ऊपर चलाए जा रहे हैं, इस पे कमी देखने को मिलेगी। तो 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर से होंगे। आज तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।